नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। दोस्तों, इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और आप रेडियो उड़ान पर ट्यून इन हो चुके हैं, जहां पर आप सुन रहे हैं आरजे गौरी की आवाज में ये खास न्यूज एंड अपडेट शो, जिसका नाम है कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस शो के तहत हम सुनते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर से आ रही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स और ताजा तरीन खबरें, जिसका के सीधा लाभ आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ हम इस शो के दौरान सुनते हैं DPWD MSJE की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स। दोस्तों, आजकल दिन बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, तो आशा करते हैं कि आप अपना ख्याल जरूर रख रहे होंगे। नियमित और सही मात्रा में पानी पीने से शरीर को कई तरह के नुकसानों से बचाया जा सकता है, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखें। तो दोस्तों, आप जरूर रखें अपनी बॉडी का ख्याल, लेकिन आपकी माइंड का ख्याल रखने के लिए हाजिर है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान पर आप सुनते हैं मनोरंजन से भरे, अपडेट्स से भरे कई ऐसे प्रोग्राम्स जिनका सीधा लाभ आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, आप अगर रेडियो उड़ान को लाइव सुनना चाहते हैं तो आप इसे कुछ लाइव स्ट्रीमिंग वेबकास्ट के माध्यम से भी सुन सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.radioudan.com। अगर आपने अभी तक रेडियो उड़ान की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो कृपया इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से आप तुरंत डाउनलोड करें और रेडियो उड़ान के मनोरंजक प्रोग्राम्स का लाभ उठाएं। दोस्तों, हम आपके लिए रेडियो उड़ान के रीसेंट अपडेट्स साझा करते रहते हैं हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तथा लिंक्डइन पेज के माध्यम से भी, तो इन्हें जरूर फॉलो करें और रेडियो उड़ान के बारे में भी अपडेटेड रहें। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको जरूर याद दिला दें कि अब आप रेडियो उड़ान को लाइव सुन सकते हैं श्रवण लाइब्रेरी के साथ। अगर आपकी इंटरनेट सेवा बंद है तो आप फोन के माध्यम से भी रेडियो उड़ान को लाइव सुन सकते हैं। दोस्तों, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड यानी कि NAB की तरफ से इस पहल के माध्यम से आप रेडियो उड़ान को टेलीफोन पर लाइव भी सुन सकते हैं। अगर आप इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो डायल करें 08071175215 पर। याद रहे 08071175215 पर। बहरहाल, आज के प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत। सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए फुटपाथों की दुर्गमता को दूर करने के दिए आदेश। दृष्टिबाधित IIM छात्र का दावा, समावेशिता की कमी के कारण उन्हें नौकरी नहीं दी गई। रायबरेली में दिव्यांग पति को पीठ पर लेकर CMO कार्यालय पहुंची पत्नी, वीडियो हो रहा है वायरल। NFB कर्नाटक कर रहे हैं महिला दिवस पर समारोह का आयोजन। NFB कर्नाटक आयोजित कर रहे हैं रक्तदान शिविर। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल द्वारा निःशुल्क ICT कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम, चौथा सत्र 2025 और 26। हरियाणा में 21 प्रकार के दिव्यांगों को मिलेगा पेंशन। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया सहित कई प्रकार के मरीजों को होगा फायदा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में चयन प्रक्रिया के फॉर्म में नहीं दिखा दिव्यांगों का कॉलम। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी नौकरियों में अधिक गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता देने का आदेश दिया। वैश्विक स्तर पर महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़ी विकलांगता 130% से बढ़ रही है। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर आती है मुंबई हाईकोर्ट से। मुंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को शहर के फुटपाथों पर व्हील चेयर की पहुंच की कमी के लिए राज्य सरकार की तीखी आलोचना की, जिसमें कि पॉल और बेलार्ड की समस्याग्रस्त स्थापना शामिल है, जो कि मार्ग को बाधित कर रही है। मुख्य न्यायाधीश श्री आलोक आराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने इन बाधाओं को दूर करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की मांग की,
क्योंकि उनका मानना है कि ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए इच्छित सुरक्षा उपायों को विफल कर रहे हैं। अदालत का ये निर्देश तब आया है जब अधिवक्ता जमशेद मिस्त्री ने शिवाजी पार्क निवासी करण सुनील शाह के ईमेल के माध्यम से व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया। शाह, जो दिव्यांग है, इन्होंने विस्तार से बताया कि एक दूसरे से सटे पोल के कारण व्हीलचेयर के लिए फुटपाथों पर चलना असंभव हो गया है। जवाब में अदालत ने सितंबर 2023 में इस मुद्दे का स्वतः संज्ञान लिया था और मिस्त्री को न्याय मित्र नियुक्त किया था। साथ ही नगर निगम और महाराष्ट्र सरकार दोनों को नोटिस जारी किया गया था। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सलाहकार बोर्ड की स्थापना के बावजूद, जिसका उद्देश्य ऐसे मुद्दों को संबोधित करना है, न्यायालय ने चिंता व्यक्त की कि बोर्ड ने अभी तक बैठक क्यों नहीं बुलाई। राज्य के वकील ने सत्र के दौरान एक नई बैठक की तारीख प्रस्तावित की, जिसे के पीठ ने असंतोषजनक पाया, जिसमें बोर्ड की निरंतर गैर कार्यात्मकता को उजागर किया गया। जुलाई 2024 में न्यायालय ने पहली बोर्ड की गैर संचालन स्थिति और विकलांग नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को कम करने में इसकी विफलता का अवलोकन किया था। दोस्तों, अब अगली बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें के विकलांग व्यक्तियों के लिए चिकित्सा परीक्षाएं और कार्यशालाएं भी शामिल है, ये अपेक्षित है, जिसमें के प्राथमिक एजेंडा आइटम व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए फुटपाथ पहुंच को बढ़ाने के लिए रणनीतियों का निर्माण भी शामिल है। दोस्तों, सुनते हैं दृष्टिबाधित IIM छात्र के एक दावे के बारे में। इनका कहना है कि इनके दृष्टिबाधित होने के कारण इन्हें नौकरी नहीं दी गई। इस IIM के छात्र ने लिंक्डइन पर पोस्ट करके दावा किया है कि समावेशिता की कमी के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है। इस पोस्ट में उन्होंने कंपनियों से सवाल किया कि वे विकलांग कुशल पेशेवरों को नियुक्त करने में क्यों हिचकिचाती हैं। इस पोस्ट ने कॉर्पोरेट समावेशिता पर चर्चा शुरू कर दी है। इस पोस्ट में दावा करने वाले छात्र का नाम है तिवारी। वे प्रमाणित उत्पाद प्रबंधन और लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट धारक है। उन्होंने स्टार्टअप में विकलांगता के मानकीकरण और विकलांग उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर शोध किया है। इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना समर्थन व्यक्त किया है। कुछ यूजर्स ने कहा है कि ये सिर्फ तिवारी के बारे में नहीं है, बल्कि उस कुशल पेशेवर के बारे में है जो विकलांगता के बावजूद अपनी पहचान बनाने के लिए दुगनी मेहनत कर रहा है। IIM तिरुचिरापल्ली के दृष्टिबाधित MBA छात्र अमेय तिवारी ने कहा कि उन्हें नौकरी नहीं मिली क्योंकि वे दृष्टिबाधित हैं। नौकरी मिलने में आने वाली परेशानियों को साझा करते हुए उन्होंने कार्यस्थल पर समावेशिता पर अब एक बहस छेड़ दी है। दोस्तों, लिंक्डइन पर वायरल हो रहे इस पोस्ट में तिवारी ने सवाल उठाया कि कंपनियां विकलांग लोगों को काम पर रखने में हिचकिचा रही हैं। वे कहते हैं कि मैं थक गया हूं, मैंने सब कुछ सही किया और फिर भी मैं यही हूँ, बेरोजगार। अमेय तिवारी ने आगे कहा है कि MBA पूरा करना एक उपलब्धि थी और इसे एक उपलब्धि की तरह ही माना जाना चाहिए, लेकिन ये उन्हें एक क्रूर मजाक लगता है क्योंकि मैं दृष्टिबाधित हूँ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी दृष्टिहीनता उनकी क्षमताओं को सीमित नहीं कर रही, बल्कि उन्हें समस्या समाधान और समावेशिता के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान कर रही है। वे कहते हैं कि सच कहे तो ये दुनिया मेरे जैसे पेशेवरों के लिए बराबर नहीं मानी जाती। जब सुविधा होती है तो ये हमें प्रेरणा के रूप में देखती है, लेकिन जब काम पर रखने का समय आता है तो ये हिचकिचाती है। विविधता, समावेश, सुलभता ये अच्छे शब्द हैं, लेकिन जब कार्रवाई की जरूरत होती है तो चुप्पी ही बाहर आती है। उन्होंने कहा, मेरा शिक्षा ऋण वास्तविक है, मेरा भविष्य वास्तविक है। मैं हर दिन पूर्व ग्रहों से लड़ता हूँ, जबकि वे बहुत हद तक वास्तविक है। दोस्तों, आपको बता दें कि लिंक्डइन पर वायरल हो रही इस पोस्ट ने कई लोगों को प्रभावित किया है, जिससे कि सोशल मीडिया पर समर्थन की बाढ़ आ रही है। उपयोगकर्ताओं ने उनकी दृढ़ता की प्रशंसा की है और व्यवस्थागत बदलावों का आह्वान किया है। एक उपयोगकर्ता ने तो अमेय तिवारी को प्रेरणा स्रोत बताया है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि चीजें सुधरेंगी। दूसरे ने बताया कि व्यक्ति नहीं, व्यवस्था दोषपूर्ण है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं यूपी के रायबरेली से,
यहाँ पर एक घटना का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जहाँ एक महिला अपने दिव्यांग पति को पीठ पर लाद कर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालय के चक्कर लगाते नजर आती है। उत्तर प्रदेश रायबरेली जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सामने इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ पर एक महिला अपने दिव्यांग पति को पीठ पर लाद कर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालय पहुंची थी, लेकिन उसको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाया, व्हील चेयर नहीं दी गई। उन्हें अपने पति को पीठ पर लाद कर जाने पर मजबूर किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से छा रहा है, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महिला अपने पति का दिव्यांग कार्ड बनवाने के लिए सीएमओ कार्यालय गई थी। पति की शारीरिक अक्षमता के कारण उन्हें चलने में असमर्थता है और परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि उनके पास व्हील चेयर या अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं है। कार्यालय परिसर में स्ट्रेचर या व्हील चेयर की सुविधा मिली ही नहीं। मजबूरन पत्नी को अपने पति को पीठ पर लाद कर कार्यालय ले जाना पड़ा। इस दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने इस मार्मिक दृश्य का वीडियो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ये वीडियो जो भी देख रहा है वो व्यक्ति सरकार और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर कई प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डीएस आस्थाना ने बताया कि सीएमओ कार्यालय में दिव्यांग अपने प्रमाण पत्र बनवाने आते हैं। इसी को लेकर एक महिला अपने पति को, जो कि दिव्यांग था, उसकी पीठ पर लाद कर डॉक्टर के कार्यालय तक ले जा रही है, क्योंकि जहां नंबर लगाया जाता है वहां टीन शेड पड़ा हुआ है। दोस्तों, अब बारी है एनएफबी कर्नाटक के महिला दिवस समारोह के बारे में जानने की। दोस्तों, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को शांति और सद्भावना के साथ मनाया जाता है। लेकिन एनएफबी कर्नाटक इस बार लेकर आए हैं एक अनोखा तरीका। एनएफबी कर्नाटक महिला शाखा बैंगलोर और उसके आसपास की सभी दृष्टिबाधित महिलाएं और लड़कियों को रविवार 16 मार्च 2025 को महिला दिवस के एक मजेदार और प्रेरणादायक समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। याद रहे, डेट है 16 मार्च 2025, टाइम सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक। होटल सिटी सेंचुरा, गुड शेड रोड, सिटी रेलवे स्टेशन के पास, बेंगलोर। दोस्तों, कार्यक्रम में होंगी मनोरंजक गतिविधियों के साथ साथ जानकारी पूर्ण जागरूकता वार्ताएं। अधिक जानकारी के लिए कृपया श्रीमती शारदा, महिला उपाध्यक्ष, एनएफबी कर्नाटक से संपर्क करें। नंबर है 9741779501। याद रहे 9741779501। उचित रसद व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 10 मार्च 2025 तक पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए एनएफबी हेल्प डेस्क पर कॉल करें। नंबर्स है 9916368800 या फिर 8197900171। दोस्तों, एनएफबी कर्नाटक 16 मार्च 2025 रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि 16 मार्च का दिन राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इस दिन 1980 में एनएफबी कर्नाटक के सदस्यों के एक बड़े समूह को दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवास के पास बेरहमी से पीटा था, जबकि वे विकलांग व्यक्ति अधिनियम के अधिनियमन की वकालत कर रहे थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलने की शांतिपूर्ण मांग कर रहे थे। तब से एनएफबी ने इस दिन को सभी स्तरों पर बलिदान दिवस के रूप में मनाया है। सदस्यों द्वारा दिए गए बलिदानों का सम्मान करने और इस दिन को सही मायना देने के लिए एनएफबी कर्नाटक ने इस दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। सभी दृष्टिहीन मित्रों, विशेष रूप से युवा लड़के और लड़कियों से अपील है कि वे आगे आए और इस नेक काम में अपना योगदान दें। अक्सर कहा जाता है कि रक्तदान सबसे महान दानों में से एक है, क्योंकि ये किसी जरूरतमंद को नया जीवन देता है। तो आइए हम सब एकजुट हों और बदलाव लाएं। कार्यक्रम है 16 मार्च 2025 रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, होटल सिटी सेंचुरा, गुड शेड रोड, रेलवे स्टेशन के पास, शांताला सिल्क हाउस के सामने, बेंगलोर।
शिविर के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 मार्च 2025। पंजीकरण के लिए कृपया NFB कर्नाटक हेल्प डेस्क से संपर्क करें। नंबर्स हैं 9916368800 या फिर 8197900171। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं श्री M नागराज, अध्यक्ष NFB कर्नाटक से, जिनका नंबर है 9036097977। इस बलिदान दिवस को वास्तव में सार्थक बनाने के लिए NFB कर्नाटक से जुड़े। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। नमस्कार, क्या हाल ही में आपकी दृष्टि चली गई है? घबराने की जरूरत नहीं। उड़ान रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम आपके लिए है। यहाँ आपको रोजमर्रा के काम जैसे व्हाइट केन से चलना, मोबाइल और कंप्यूटर चलाना, ऑनलाइन बैंकिंग, खाना बनाना और आत्मनिर्भर बनने के सारे जरूरी हुनर सिखाए जाएंगे। यह कोर्स बहुत कम खर्च में उन लोगों के लिए है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सीटें सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए अभी हमारे आईवे टोल फ्री नंबर 1800-5320-469 यानी 1800-5320-469 पर कॉल करें। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आरजे गौरी के साथ आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। चलिए अब हम सुनेंगे अब की बार के यानी 2025 के पर्पल फेस्ट के बारे में। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि किया जा रहा है 21 मार्च 2025 शुक्रवार के दिन। दोस्तों, आपको बता दें कि 2025 का पर्पल फेस्ट होने जा रहा है राष्ट्रपति भवन में, और ये एक दिवसीय आयोजन पहले से कई बड़ा, बेहतर और समावेशी होने का वादा करता है। पर्पल फेस्ट में होंगे इंटरैक्टिव अनुभव, सांस्कृतिक प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिताएं और कौशल निर्माण कार्यशालाओं का एक मजेदार मिश्रण। इस बार आप कर सकेंगे पर्पल फेस्ट के साथ ही अमृत उद्यान का दौरा। राष्ट्रपति भवन के बगीचे पूरे दिन विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए खुले रहेंगे। आप लाभ उठा पाएंगे पर्पल फन का भी। इंटरैक्टिव गेम्स और मजेदार गतिविधियों के साथ प्रमुख विकलांगता अधिकार और सुलभता संगठनों द्वारा स्थापित किए जाएंगे आकर्षक स्टॉल्स। इतना ही नहीं, बल्कि आगंतुक पर्पल फेस्ट कैफे में पाक कला का अनुभव ले सकेंगे, जहां आप विकलांग प्रशिक्षित शेफ द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले सकेंगे। सुलभ पेंटिंग और तस्वीरों को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर होगी एक कलात्मक गैलरी भी। पर्पल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ खेल, नृत्य की कार्यशालाएं, प्रतियोगिताएं आदि के माध्यम से उपस्थित लोग जीवंत और समावेशी माहौल का मजा ले सकेंगे। विकलांग कलाकार सांस्कृतिक प्रदर्शन करेंगे। पर्पल स्पोर्ट्स में विकलांग व्यक्तियों के लिए व्हील चेयर बास्केटबॉल, ब्लाइंड फुटबॉल, बोचिया आदि सहित विभिन्न खेल बाधाओं को तोड़ने और टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए खेल शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जाएगा। एबिलिम्पिक्स राष्ट्रीय स्तर की कौशल चैंपियनशिप्स भी यहाँ होंगी। एबिलिम्पिक्स, जिसे कि दिव्यांगों के लिए कार्य कौशल ओलंपिक के रूप में जाना जाता है, 12 विभिन्न ट्रेंड्स में देश की टॉप की प्रतिभाओं को एक साथ लेकर आएगा। दोस्तों, इसी के साथ पर्पल बुक्स, मूवीज और कैनवास का मजा लीजिए। महत्वाकांक्षी लेखक, निर्देशक और फोटोग्राफर्स से मिलने का मौका आपको मिल पाएगा पर्पल फेस्ट 2025 में। और इस बार का बड़ा आकर्षण होगा भारत के माननीय राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति में समापन का समारोह। आपको बता दें कि इस उत्सव का समापन एक शानदार सांस्कृतिक संध्या के साथ होगा, जिसमें के भारत के माननीय राष्ट्रपति के साथ साथ दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के सम्मानित गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मन बना लिया है इस बार के पर्पल फेस्ट को खुद अनुभव करने का, तो मिलते हैं पर्पल फेस्ट 2025 में। दोस्तों, अब बात करते हैं देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल द्वारा निःशुल्क ICT कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में। दिव्यांगजनों के लिए ICT कंप्यूटर प्रशिक्षण के चौथे बैच 2025-26 की शुरुआत की जा रही है। गुरुकुल टीच वन ईच वन की संकल्पना के प्रति पूर्णतः समर्पित है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करके उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना है। जैसा कि आप सभी को पता है, देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल हर साल दृष्टि बाधित छात्रों के लिए निःशुल्क ICT कंप्यूटर प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। इसी कड़ी में 2025-26 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। दोस्तों, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गूगल मीट के माध्यम से 1 वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क ICT कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को स्पोकन इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी हेतु सामान्य ज्ञान की कक्षाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कृपया ध्यान दें कि इस प्रशिक्षण में प्रवेश के हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है, जो कि आपको एक पंजीकरण लिंक यूज करके करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व कृपया फॉर्म में दी गई सभी जानकारियां, नियम और शर्तें ध्यान पूर्वक पढ़ें। यदि आप नियमों और शर्तों से सहमत हैं, तो ही पंजीकरण करें। पंजीकरण की अंतिम तिथि है 20 मार्च 2025। पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए कृपया कॉल करें 8923332987 पर या फिर 7067309080 पर।
या फिर आप संपर्क कर सकते हैं 8839353821 पर। दोस्तों, आप चाहें तो देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकते हैं। इस अवसर को दिव्यांगजनों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, तो जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करें और इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं हरियाणा सरकार की। हरियाणा में राज्य सरकार अब 21 तरह के दिव्यांगजनों को पेंशन देगी। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया के रोगों से ग्रसित मरीजों के साथ ही अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग से ग्रसित मरीजों को भी 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। दिव्यांग श्रेणी में ये आर्थिक मदद 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार के मरीजों को ही दी जाएगी। 18 वर्ष से अधिक आयु के मरीज ही विकलांग पेंशन के लिए पात्र होंगे। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय सेवा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जी अनुपमा ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। दिव्यांग पेंशन ले रहे मरीज ठीक हो गए हैं या नहीं, इस संबंध में सिविल सर्जन द्वारा थैलेसीमिया और हीमोफीलिया प्रमाण पत्रों का हर साल सत्यापन किया जाएगा। राज्य सरकार से दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए रोगी का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है और साथ ही रोगी 3 साल से हरियाणा में रहता हुआ भी होना चाहिए। प्रदेश में 60% से अधिक दिव्यांगों को पेंशन का प्रावधान है। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से। इस जिले में 625 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है। विकास भवन में अभिलेखों का सत्यापन पूरा होने के बाद सीडीओ हिमांशु गुप्ता ने शिकायतों के निस्तारण के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की। भर्ती प्रक्रिया में अभिलेखों को दुरुस्त कराने के लिए तमाम अभ्यर्थियों ने शिकायत दर्ज कराई। सदर विकास खंड के ग्राम बराव निवासिनी गीता शर्मा ने शिकायत की कि दिव्यांग कोटे के तहत उन्हें आवेदन करना था। आवेदन के समय दिव्यांग का कॉलम ही नहीं दिखाई दिया, इसलिए दिव्यांग कॉलम भरा ही नहीं जा सका। अभिलेखों के सत्यापन के दौरान दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा करने की कोशिश की गई, लेकिन सत्यापन अधिकारी ने प्रमाण पत्र नहीं जमा कराया। इसके चलते उनका नाम वरीयता सूची में 3रे स्थान पर चला गया। ग्राम चिरबैसना निवासिनी मधुबाला ने शिकायत की कि ऑनलाइन आवेदन करते समय शैक्षणिक प्रमाण पत्र शामिल किए गए थे, लेकिन त्रुटिवश प्रतिशत का कॉलम रिक्त रह गया। एक अन्य आवेदक का कहना है कि कम नंबर वाले को वरीयता दी गई, जबकि अधिक नंबर होने के बावजूद सूची में उनका नाम ही नहीं है। इस पर सीडीओ ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चयन प्रक्रिया पूर्णतया मेरिट बेस्ड है। इसमें अभ्यर्थियों के 10वीं, 12वीं, स्नातक और परास्नातक के पूर्णांक पर मेरिट बनाकर चयन किया जाएगा। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा, अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाती है। इसके अलावा चयन का कोई भी आधार नहीं है। आंगनबाड़ी भर्ती चयन प्रक्रिया के अभ्यर्थी किसी के भी प्रलोभन अथवा बहकावे में न आए। दोस्तों, खबर सुनते हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार सरकारी नौकरियों की भर्तियों में अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दे। ये निर्देश तब आया है जब न्यायालय 5 अत्यधिक विकलांग व्यक्तियों की याचिकाओं का समाधान कर रहा था, जिन्होंने तर्क दिया था कि राज्य ने दिव्यांगों या अलग तरह से विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के संबंध में अपने स्वयं के दिशा निर्देशों की उपेक्षा की। इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने 24 फरवरी को ये निर्णय सुनाया था, जिसके कारण राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा दिव्यांग कोटे के तहत चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए चुने गए 5 उम्मीदवारों की भर्ती रद्द कर दी गई। न्यायालय ने इन नियुक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 3 जुलाई 2018 को जारी किए गए एक सरकारी परिपत्रक के विपरीत पाया, जिसमें कहा गया था कि अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 2018 के परिपत्रक के अनुसार एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति देखी गई थी, जहां के कम विकलांगता वाले व्यक्तियों को अधिक गंभीर विकलांगता वाले व्यक्तियों की तुलना में सरकारी सेवा नियुक्ति में तरजीह दी गई थी। इसी प्रथा को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 की मंशा के विपरीत माना गया।
अदालत ने राज्य सरकार को इन पदों पर फिर से विज्ञापन देने और 2018 के परिपत्रक का सख्ती से पालन करते हुए 4 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए। दोस्तों, इस स्वास्थ्य से जुड़ी न्यूज में आज हम सुनेंगे कि किस तरह से वैश्विक स्तर पर महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़ी विकलांगता 130% से बढ़ रही है। एक अध्ययन के अनुसार पिछले 3 दशकों में रजोनिवृत्ति से गुजरने वाली महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस के मामलों की वैश्विक संख्या, साथ ही इस स्थिति से जुड़ी विकलांगता में 130% से अधिक की वृद्धि देखी गई। संयुक्त उपस्थिति की गिरावट और क्षति से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इसके बाद हड्डी का पुनर्निर्माण, जोड़ों की शिथिलता और पुराना दर्द होता है। अकेले 2020 में दुनिया भर में अनुमानित 595 मिलियन लोग इस स्थिति के साथ जी रहे थे, जिसमें के दुनिया की लगभग 8% आबादी शामिल थी, जिसमें रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं में जोखिम बढ़ गया था। 2021 में ऑस्टियोआर्थराइटिस के 14,25,000 के आसपास नए मामले सामने आए, लेकिन मौजूदा मामले 278 लाख के भी परे हैं। ये 1990 के बाद से 142% की वृद्धि है। चीन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने कहा कि इसका कारण है कि रजोनिवृत्ति के कारण महिला हार्मोन ईस्ट्रोजन के स्तर में गिरावट आती है। उन्होंने बताया कि ईस्ट्रोजन की कमी कंकाल के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और संयुक्त प्रणाली के कार्य और स्थिरता को भी प्रभावित करती है। परिणामी विकलांगता के साथ जीवन जीने वाले कुल वर्षों में 20% का कारण अधिक वजन होता है। चीन में हांगझो मेडिकल कॉलेज और जेजियांग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कहा कि रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस का बोझ लगातार बढ़ रहा है। उनके वैश्विक स्वास्थ्य पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव को उजागर किया जा रहा है। दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में मैं आरजे गौरी आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस सेक्शन में, जिसका नाम है DPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट सेक्शन। दोस्तों, इस सेक्शन के तहत हम सुनते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से आने वाली ऐसी सोशल मीडिया अपडेट्स जिनका सीधा लाभ आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की पहली सोशल मीडिया अपडेट कौन सी है। ये अपडेट है NIEPMD चेन्नई के बारे में। सशक्त भविष्य की ओर कदम, NIEPMD चेन्नई के साथ शिक्षा, पुनर्वास और आत्मनिर्भरता की नई उड़ान। राष्ट्रीय बहु विकलांगता जन सशक्तिकरण संस्थान माने के नेशनल मल्टी डिसेबल्ड पब्लिक एम्पावरमेंट इंस्टीट्यूट NIEPMD चेन्नई मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले लोगों के साथ सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करते हैं। ये संस्थान न केवल शिक्षा और पुनर्वास के माध्यम से बहुविकलांग व्यक्तियों को नए अवसर प्रदान करता है, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करता है। विविध शैक्षणिक कार्यक्रमों से लेकर समावेशी प्रारंभिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाओं तक NIEPMD प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ साझा एक ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं कि राष्ट्रीय बहु दिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान NIEPMD चेन्नई समग्र पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है, बहु दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष सेवाएं देता है, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन देता है, छोटे बच्चों के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन और हस्तक्षेप की सुविधाएं, विविध शैक्षणिक कार्यक्रम जिनमें शामिल है क्लिनिकल साइकोलॉजी, विशेष शिक्षा, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में MPhil, PG, UG और डिप्लोमा पाठ्यक्रम, समावेशी प्रारंभिक विद्यालय, शिक्षा और पुनर्वास का एकीकृत ढांचा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आत्मनिर्भर जीवन के लिए कौशल विकास। इसी के साथ आइए बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ। इस पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट बधाइयां देते हैं दी इंटरनेशनल व्हील चेयर डे के अवसर पर। इस अंतरराष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस पर सुगम्य यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़े, धारणाओं को चुनौती देने, रूढ़िवादिता को तोड़ने और गतिशीलता, सुलभता और समावेशन के बारे में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए एक आंदोलन।
दोस्तों आपको बता दें कि 1 मार्च 2025 को द इंटरनेशनल व्हील चेयर डे मनाया गया और इसे दिल्ली में राजीव चौक कैनॉट प्लेस पर मनाया गया। इस अवसर के चलते आकर्षक बातचीत के माध्यम से व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं और गतिशीलता की वास्तविकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई। इसके बारे में डिपार्टमेंट कहते हैं कि ये मानसिकता बदलने और एक ऐसी दुनिया बनाने का समय है जहां सुलभता एक बाद की बात नहीं बल्कि एक अधिकार है। डिपार्टमेंट आगे लिखते हैं, हमारे साथ बने रहें और बदलाव का हिस्सा बने। आइए साथ मिलकर आगे बढ़ें। इसके पश्चात अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, सीमाओं से परे व्हील चेयर स्वतंत्रता प्रदान करती है, प्रतिबंध नहीं। आइए इस भावना का जश्न मनाएं और एक सुलभ भविष्य के लिए प्रयास करें। इसके साथ साझा ग्राफिक में डिपार्टमेंट लिखते हैं, इंटरनेशनल व्हील चेयर डे 1 मार्च 2025। A wheelchair is not a limitation. It is a vehicle of freedom. अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट सूचित करते हैं, इंटरनेशनल व्हील डे के कार्यक्रम में सुगम्य यात्रा के इनॉग्रेशन के बारे में। वे लिखते हैं, पहुंच और समावेश की ओर एक कदम। आज #इंटरनेशनल व्हील चेयर डे पर #सुगम्य यात्रा का आयोजन दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर किया गया। इसका पहला उद्देश्य विकलांग लोगों की पहुंच को बढ़ावा देना और समाज में समावेश को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी ने कहा कि ये पहल समाज में पहुंच और समावेश के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी, जिससे लोग बिना किसी रुकावट के सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सकेंगे। दोस्तों इस कार्यक्रम से जुड़ी तमाम तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने साझा की हैं, जिसमें मान्यवरगण बढ़ चढ़कर इस उपक्रम में हिस्सा लेते नजर आते हैं। एक तस्वीर में कई व्हील चेयर उपयोगकर्ता साथ मिलकर एक बिल्डिंग के प्रांगण में बैनर्स और पोस्टर्स के माध्यम से अपनी बात रखते नजर आते हैं। बड़े ही हर्ष के साथ अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट सूचित करते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे 2025 के बारे में, यानी कि विश्व श्रवण दिवस 2025 के बारे में। इस विश्व श्रवण दिवस पर आइए श्रवण देखभाल के महत्व और श्रवण हानि का शीघ्र पता लगाने और रोकथाम की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर दुनिया को अधिक समावेशी और ध्वनि अनुकूल स्थान बनाएं। इसी पोस्ट के साथ साझा एक ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, वर्ल्ड हियरिंग डे 2025 3 मार्च, चेंजिंग माइंडसेट्स, एम्पावर योरसेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट बताते हैं कि पर्पल फेस्ट आ गया है। बड़ा, बोल्ड और ज्यादा समावेशी एक रोमांचक अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, जहां मौज मस्ती और समावेशिता का मेल होगा। इसके बाद डिपार्टमेंट लिखते हैं कि इस साल हम आपके लिए ज्यादा रोमांचक गतिविधियां, प्रेरक प्रदर्शन, आकर्षक कार्यशालाएं और असीमित संभावनाएं लेकर आए हैं, क्योंकि पर्पल फेस्ट में हर कोई चमकता है। आश्चर्य के लिए बने रहें, अपने दोस्तों को टैग करें और पर्पल मैजिक फैलाएं। इस बार पर्पल फेस्ट होने जा रहा है अमृत उद्यान में, तो दोस्तों जल्द ही आने वाला है पर्पल फेस्ट। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का DPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट सेक्शन। ये सेक्शन आपको कैसा लगता है? इसकी जानकारी आपको लाभान्वित करती है या नहीं, हमें जरूर लिख भेजिए। आप हमें YouTube के माध्यम से कमेंट करके भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये शो प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स यही समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस फिर से एक बार। मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए फुटपाथों की दुर्गमता को दूर करने के दिए आदेश। दृष्टि बाधित IIM छात्र का दावा, समावेशिता की कमी के कारण उन्हें नौकरी नहीं दी गई। रायबरेली में दिव्यांग पति को पीठ पर लेकर CMO कार्यालय पहुंची पत्नी, वीडियो हो रहा है वायरल। NFB कर्नाटक कर रहे हैं महिला दिवस पर समारोह का आयोजन।
NFB कर्नाटक आयोजित कर रहे हैं रक्तदान शिविर। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल द्वारा निःशुल्क ICT कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम, चौथा सत्र 2025 और 26। हरियाणा में 21 प्रकार के दिव्यांगों को मिलेगा पेंशन। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया सहित कई प्रकार के मरीजों को होगा फायदा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में चयन प्रक्रिया के फॉर्म में नहीं दिखा दिव्यांगों का कॉलम। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी नौकरियों में अधिक गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता देने का आदेश दिया। वैश्विक स्तर पर महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़ी विकलांगता